4 जून 2024 की वो सुबह याद करिए जब पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। एग्जिट पोल कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। दिल्ली के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं। विपक्ष जश्न मना रहा था, कांग्रेस दफ्तर के बाहर पटाखे फूट रहे थे और गठबंधन के साथी तोलमोल पर उतर आए थे। लेकिन उसी वक्त चाणक्य की एंट्री होती है, अमित शाह। अमित शाह के एक फोन कॉल ने गठबंधन के उन तमाम दलों को एक साथ लाकर रख दिया जो कल तक नखरे दिखा रहे थे। नरेंद्र मोदी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अमित शाह ने अपने लोहे जैसे इरादों से कुचल दिया था। यह अमित शाह का ही करिश्मा था कि मोदी ने तीसरी बार इतिहास रचा। लोग मोदी का चेहरा देखते हैं, लेकिन उस चेहरे को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाला असली दिमाग अमित शाह का है। उन्हें भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूं ही नहीं कहा जाता। वो एक ऐसे पुराने मित्र और विश्वास पात्र बन गए हैं जिनके बिना मोदी का विजय रथ हमेशा अधूरा है। अमित शाह की कहानी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स करने वाले उस नेता की कहानी है जिसने सारे सियासी गुणागणित बदल दिए। 22 अक्टूबर 1964 मुंबई के एक रईस कारोबारी परिवार में अमित शाह का जन्म हुआ। पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप के बड़े निर्माता थे और मानसा रियासत में उनका सिक्का चलता था। रईसी ऐसी कि शाह का बचपन महलों जैसी सुख सुविधाओं में बीत सकता था, लेकिन शाह के नसीब में सत्ता की जंग लिखी थी। स्कूल के दिनों में अमित शाह बहुत शांत थे। दूसरे बच्चे अमित शाह को तंग किया करते थे और उनकी स्लेट तोड़ दिया करते थे, लेकिन शाह ने तब भी हार नहीं मानी। 7वीं क्लास पहुंचते पहुंचे अमित शाह मॉनिटर बन चुके थे और देखते ही देखते जिस क्लास के सारे बच्चे उन्हें परेशान करते थे, अब वो अमित शाह के हर इशारे को मानते थे। 16 वर्ष की उम्र में वो अहमदाबाद आए। बायोकेमिस्ट्री की लैब में वो रासायनिक प्रयोग से ज्यादा इंसानी दिमाग से खेलने वाले प्रयोग सीख रहे थे। कॉलेज में जाते जाते ही अमित शाह आरएसएस से जुड़ गए, संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र यही कोई 14 साल रही होगी। जब वो नरेंद्र मोदी से पहली बार मिले तो उनकी उम्र थी केवल 18 वर्ष। शाह ने मोदी को तभी प्रभावित कर दिया था। 1982 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। एक 32 साल का जिद्दी प्रचारक यानी नरेंद्र मोदी और एक 18 साल का तेज तर्रार लड़का यानी अमित शाह। यहीं से उस जोड़ी का जन्म हुआ जिसने भारत का भूगोल और राजनीतिक इतिहास सब कुछ बदल दिया। मोदी से प्रभावित होकर ही अमित शाह 22 साल की उम्र में भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा में आने की शुरुआत 1982 में अहमदाबाद के एक छोटे से आरएसएस शिविर से ही कर दी गई थी। उस समय नरेंद्र मोदी संघ के एक ऊर्जावान प्रचारक थे और अमित शाह एक युवा स्वयंसेवक जो स्टॉक मार्केट और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े थे। मोदी ने शाह के भीतर छिपी क्षमताओं और राजनीतिक आंकड़ों पर उनकी पकड़ को बहुत जल्दी पहचान लिया था। यही वो समय था जब मोदी ने शाह को एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक्टिव किया, जो बाद में उनके बीच एक दोस्ती के रिश्ते में बदल गया। 1987 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा के संगठन मंत्री के रूप में गुजरात में जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने अमित शाह को मुख्य धारा की राजनीति में खींच लिया। उस समय गुजरात में भाजपा केवल शहरों तक सीमित थी और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ सहकारी संस्थाओं जैसे बैंक और डेयरी समितियों पर कांग्रेस का राज चलता था। मोदी ने विजन दिया और शाह ने उसे जमीन पर उतारा। इन दोनों ने मिलकर बूथ मैनेजमेंट की वो नींव रख दी जो आज भी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत गुजरात में है और भाजपा हारती नहीं है। शाह ने हर गांव और हर वार्ड में जाकर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार की जो सीधे मोदी के संदेश को जनता तक पहुंचाती थी। 1995 आया जब गुजरात में भाजपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो अंदरूनी गुटबाजी की वजह से नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। ये वो दौर था जब उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होनी थी। मोदी गुजरात से दूर जा रहे थे, लेकिन अमित शाह आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए गुजरात की राजनीति की एक एक छोटी जानकारी, मतलब छोटी से छोटी जानकारी उन तक पहुंचा रहे थे ताकि वो वापस गुजरात में आने के लिए रास्ता बना सके। शाह ने गुजरात में मोदी के वफादारों को एकजुट रखा। 1997 में जब शाह ने पहली बार सरखेज विधानसभा से उपचुनाव लड़ा, तो मोदी के रणनीतिक सुझावों ने उन्हें भारी मतों से जीत दिलाया। समर्थक मोदी और शाह को कार के 2 पहिए कहने लगे। 1980 के दशक में शाह ने हिंदुत्व की अपनी जमीन तैयार की। स्वामी वामदेव ने उन्हें सिखाया कि बिना सत्ता के धर्म की रक्षा नामुमकिन है।
1986 के हरिद्वार कुंभ में शाह साइकिल पर घूम घूमकर साधु संतों के नेटवर्क को तैयार कर रहे थे। यहां हमने आपको एक संत का नाम बताया है, स्वामी वामदेव। आगे इनकी कहानी भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। ध्यान रहे, अमित शाह की कहानी में अगर हर कदम पर कामयाबी आई है तो इसके पीछे एक हाथ स्वामी वामदेव का भी रहा है। अमित शाह ने पहला चुनाव 1988 में प्राइमरी कोऑपरेटिव बॉडी के लिए लड़ा था। तब से लेकर वो अब तक तमाम तरह के छोटे बड़े करीब 30 से ज्यादा चुनाव लड़ चुके हैं और आज तक एक भी चुनाव नहीं आया। 1989 में वो बीजेपी की अहमदाबाद इकाई के सचिव बने। 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के गांधीनगर चुनाव में शाह ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई। शाह ने घर घर जाकर ऐसा डेटा तैयार किया कि आडवाणी रिकॉर्ड वोटों से जीत गए। आडवाणी की उस जीत ने शाह को दिल्ली के बड़े नेताओं की नजर में चाणक्य बना दिया। वर्ष 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और इसके पीछे भी अमित शाह का जबरदस्त नेटवर्क बड़ी वजह बना था। शाह के इसी नेटवर्क ने कांग्रेस की जड़ें खोद दी थी। उन्होंने हर गांव में उन लोगों को पार्टी से जोड़ा था जो चुनाव हार चुके थे लेकिन अपनी जमीन पर पकड़ रखते थे। शाह ने 8000 ऐसे लोगों की फौज तैयार की थी जिसने कांग्रेस का रूरल वोट बैंक तबाह कर दिया था। जब मोदी को गुजरात से बाहर दिल्ली भेजा गया तो शाह अकेले योद्धा थे जो गुजरात में मोदी का झंडा बुलंद किए हुए थे। फिर आया साल 2001 जब मोदी मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात लौट गए तो अमित शाह उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही बनकर उभरे। साल 2002 के चुनावों के बाद मोदी ने शाह को गृह विभाग सहित रिकॉर्ड 12 विभागों की एक साथ जिम्मेदारी सौंप दी। वर्ष 2002 में गुजरात की कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्री बन गए। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने गुजरात फाइनेंस कॉरपोरेशन और गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट को घाटे से बाहर निकालकर मतलब फायदे का सौदा बना दिया। ये वो दौर था जब मोदी प्रशासन संभाल रहे थे और शाह कानून व्यवस्था के साथ साथ चुनावी गणित को सुलझा रहे थे। इन दोनों ने मिलकर न केवल सरकार चलाई बल्कि क्रिकेट और खेल संघों से भी कांग्रेस और विपक्षी दलों का प्रभाव खत्म कर दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कायाकल्प इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। सोहराबुद्दीन मामले में जब अमित शाह को जेल जाना पड़ा और जब वो 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार किए गए तब मोदी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उस कठिन समय ने उनके विश्वास को और गहरा कर दिया था। 2012 में शाह की वापसी हुई और फिर उन्होंने फिर से कमान संभाली। गुजरात में इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल क्लियर था। मोदी ब्रांड और चेहरा थे जबकि शाह इंजन थे जो संगठन को चुनाव जीतने की मशीन में बदल रहे थे। अमित शाह की जिंदगी का सबसे काला और सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2010 में। सीबीआई ने उन्हें सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार कर लिया। शाह को 90 दिन साबरमती जेल में काटने पड़े। जेल की उस काल कोठरी में शाह रात भर जागते थे। उनके पास सिर्फ एक भगवत गीता किताब थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ वो श्लोक नहीं पढ़ रहे थे जेल के बैरक में, बल्कि दिल्ली के तख्त को पलटने का पूरा नक्शा भी तैयार कर रहे थे। जब उन्हें जमानत मिली तो कोर्ट ने शर्त रख दी कि वो 2 साल तक गुजरात में कदम नहीं रखेंगे। अमित शाह को तड़ीपार कर दिया गया। दिल्ली के गुजरात भवन के एक छोटे से कमरे में शाह ने अपना पूरा वनवास काटा। उस वक्त कांग्रेस के नेता हंस रहे थे कि उन्होंने मोदी का दाहिना हाथ काट दिया है, लेकिन शाह ने उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी। जेल में बैठे बैठे ही अमित शाह ने कांग्रेस को मिटा देने की कसम खाई और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब ये हो ही गया। दिल्ली के 2 वर्ष के निर्वासन में अमित शाह ने देश की एक-एक लोकसभा सीट का डेटा जुबान पर याद कर लिया। 2012 में जब वो गुजरात लौटे तो उन्होंने नारायणपुरा से ऐसी जीत हासिल की कि उनके विरोधियों के पसीने छूट गए। 2013 में दिल्ली में बैठक चल रही थी जब मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने की एक तरीके से बहुत मांग उठ रही थी। तब शाह ने दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच ऐसा स्पेस बनाया था कि मोदी का कोई विरोध कर ही नहीं पाए और सारे कांटे खुद बखुद रास्ते से हट जाए। फिर आया मार्च 2014, लोकसभा चुनाव होने वाला था। दिल्ली में बीजेपी की हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी जिसमें चुनिंदा लोग ही बैठे थे। मुद्दा रखा गया था कि नरेंद्र मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सुझाव दिया कि मोदी को बिहार के किसी सेफ सीट से लड़वा दिया जाना चाहिए। तभी उसी कमरे में भारी आवाज से एक शख्स बोल बैठा
कि नरेंद्र मोदी यूपी से ही लड़ेंगे और अगर यूपी के अलावा कहीं से लड़ेंगे तो गुजरात से लड़ेंगे। वो आवाज, वो कड़कती हुई आवाज अमित शाह की थी। राजनाथ सिंह ने टोका कि इसमें रिस्क है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी हमारा इलाका है, मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो वो हार सकते हैं। लेकिन शाह ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। शाह ने साफ कह दिया था कि यूपी जीतना है तो मोदी को गंगा किनारे खड़ा होना ही होगा। शाह किसी से मशवरा नहीं मांग रहे थे, बल्कि जैसे वो फैसला सुना रहे थे। यही अमित शाह की असली फितरत भी है। वो किसी से समझौता करते नहीं हैं, वो सीधे फैसला सुनाते हैं, चाहे पावर में रहें या ना रहें। और आखिरकार हुआ भी वही। नरेंद्र मोदी को गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया और दूसरी भी सीट थी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट। दोनों जगहों पर प्रचंड जीत हुई। अमित शाह की इसी यूएसपी ने अब तक उन्हें करीब करीब जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, सारे चुनावों में अजय बनाए रखा है। हमने आपको ये पहले ही बताया कि अपनी पूरी जिंदगी में 30 चुनाव अमित शाह लड़ चुके हैं, लेकिन एक भी चुनाव वो नहीं हारे। 2014 के लोकसभा चुनाव में शाह ने यूपी की 80 में से 71 सीटें जीतकर मोदी की झोली में डाल दी और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। अमित शाह ने बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों की ऐसी फौज खड़ी कर दी जो वोटर्स को घर से खींचकर पोलिंग बूथ तक ले आए। शाह ने साबित कर दिया कि वो चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बने। मंत्री रहते हुए अमित शाह ने मोदी सरकार में जो गुजरात में काम किया था, उन्हीं उपलब्धियों और मैनेजमेंट कौशल को देखते हुए 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तब उन्हें मंत्रिमंडल में रखा गया। और उन्हीं राजनीतिक कौशल को देखते हुए जब 2013 में इस बात पर मंथन चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में किसको भेजा जाए कि 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें वो हमें जीत कर दिला दे, तो राजनाथ सिंह के मन में अमित शाह का ही नाम आया और अमित शाह को भेजा गया। नतीजा क्या हुआ? 80 में से 72 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत गई। अमित शाह की चुनावी मशीनरी में दया और भावना के लिए कोई जगह नहीं है। वो इमोशन पर बात नहीं करते, वो आंकड़ों पर बात करते हैं और फैक्ट पर बात करते हैं। उन्होंने बीजेपी के सदस्यों की संख्या को 14 करोड़ तक पहुंचा दिया है और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है बीजेपी। उन्होंने पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन ये बना दिया। उनके लिए कोई चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या संसद का चुनाव। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 312 सीटें जीती तो वो शाह के करियर का सबसे बड़ा धमाका था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे। उन्होंने सोशल मीडिया और डेटा का ऐसा इस्तेमाल किया कि विपक्ष के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। शाह हमेशा कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में अकेले लड़कर सरकार बनाई। यहां तक कि उनकी देखरेख में ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर भी, जहां भाजपा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सरकार बनेगी, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कभी बीजेपी ने सोचा नहीं था कि वहां सरकार बनेगी, अमित शाह ने कर दिखाया। वो जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति कमजोर लोगों का काम है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो विरोधियों को अपना भी बना लेते हैं। और इसी फॉर्मूले पर चलते हुए अमित शाह हर जगह कामयाब होते चले गए। 2019 में जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने देश का असली एजेंडा लागू किया। ऐतिहासिक तारीख आई 5 अगस्त 2019 की। संसद का मानसून सत्र चल रहा था और उस सत्र में एक झटके में अमित शाह ने खड़े होकर आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सुना दिया। कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म करने का शाह का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि कश्मीर के लिए वो अपनी जान दे देंगे। इसके बाद CAA और UCC की दिशा में उनके कदम बढ़ते हुए दिखाई पड़े और उसने साबित कर दिया कि वो हिंदुत्व के भी बड़े रक्षक हैं। आलोचक उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बताते रहे हों, लेकिन शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह का सीधा जवाब है कि वो सिर्फ इतिहास की गलतियों को सुधार रहे हैं। अमित शाह को आज दूसरा सरदार पटेल कहा जाने लगा है। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को लोहे की तरह मजबूत कर डाला है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर की थी और जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 31 मार्च 2026 की तारीख है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, हर जगह से मोदी ने नक्सलवाद को साफ कर दिया। जो वादा था अमित शाह का, उसे उन्होंने पूरा किया है। जो बच गए उनके लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो। पूर्वोत्तर में उन्होंने दर्जनों शांति समझौते किए, जिससे हजारों उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए। शाह जानते हैं कि शांति सिर्फ बंदूकों के डर से आती है।
नौकरशाह कहते हैं कि शाह की आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी को भी विचलित कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकारियों के हाथ पांव भी कांपते हैं। वो जो सोचते हैं और जो चाहते हैं वो कर ही डालते हैं। शाह के जीवन में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। 2017 में उनके बेटे जय शाह के बिजनेस को लेकर बहुत शोर शराबा हुआ। विपक्ष ने इसे नेपोटिज्म का भी नाम दिया। जय शाह के कारोबार में 16,000 गुना की बढ़ोतरी हो गई, ऐसी भी रिपोर्ट आई। लेकिन शाह ने कभी भी इन चीजों पर सफाई नहीं दी और उन पर असर भी नहीं हुआ। वो जानते हैं कि राजनीति में कीचड़ उछलेगा, लेकिन कमल खिलाना है तो उसी कीचड़ में खिलता है। जय शाह का बीसीसीआई सचिव बनना भी हमेशा विवादों में रहा, लेकिन शाह चुप रहे। वो जानते हैं कि उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। मोदी और शाह का तालमेल बेजोड़ है। शाह ने साफ कहा है कि मोदी उनके लिए नेता हैं और उनके बीच कोई बॉस कल्चर नहीं है। वो मोदी के लिए वो काम करते हैं जो मोदी खुद नहीं कर सकते। शाह मोदी के वो कवच हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता है। मोदी विजन लाते हैं और शाह हकीकत में बदलते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी भले बहुमत से दूर रह गई हो, लेकिन शाह ने जो करिश्मा किया उसने फिर से मोदी का रास्ता आसान कर दिया था। वो गठबंधन के दलों को साथ लाए और मोदी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चले गए। अमित शाह का असली हुनर बूथ मैनेजमेंट में है। वो जानते हैं कि चुनाव रैलियों से नहीं, बूथ मैनेजमेंट से जीता जाता है। उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ता को यह समझा दिया है कि हारना मौत के बराबर है। शाह खुद 18 घंटे काम करते हैं। वो डेटा के ऐसे जादूगर हैं जो ओपिनियन पोल से पहले ही नतीजे लिख देते हैं। उनकी खामोशी में ही जीत का तूफान छिपा होता है। शाह का नाम हमेशा एक गेम चेंजर के रूप में याद किया जाएगा। वो एक छोटे से शेयर ब्रोकर से लेकर देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक पहुंच गए इसी वजह से। आज 2026 में अमित शाह की ताकत चरम पर है। वो भारत के चाणक्य कहलाए जाते हैं। बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शाह की ही सोच का नतीजा था कि वहां भी बीजेपी और एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। इतिहास में पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये भी अमित शाह का ही करिश्मा है। हमने आपसे वादा किया था कि हम अमित शाह और स्वामी वामदेव की कहानी भी आपको बताएंगे, क्योंकि स्वामी वामदेव के बगैर अमित शाह की कामयाबी का किस्सा अधूरा है। अब तक आपने अमित शाह को राजनीति करते और चुनाव जीतते हुए देखा होगा। आर्टिकल 370 हटाने और CAA लाने जैसे ऐतिहासिक फैसले लेते हुए देखा होगा। लेकिन रणनीतिकार और एक मैनेजर अमित शाह के पीछे एक वेदांत दर्शन भी छिपा हुआ है। इसलिए तो वो खुलकर कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी योजना बहुत क्लियर है कि वो वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक खेती करेंगे। इसे मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वो जो कहते हैं उसका संबंध उनके गुरु से है। 80 के दशक में वेदांत के विद्वान हुआ करते थे स्वामी वामदेव। उनके पांव दबाकर अमित शाह ने धर्म दर्शन की बारीकियां सीखी थी। ऋषि सेवा का यही फल आज उनकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। स्वामी वामदेव ही थे जिन्होंने उन्हें महाकुंभ में हिस्सा लेने का आदेश दिया था। साल था 1986 का। हरिद्वार में तब कुंभ मेला लगा था। अमित शाह ने गुरु की आज्ञा पाकर कुंभ मेले में बड़ा योगदान दिया। ऋषि वामदेव का उद्देश्य था कि शाह ज्यादा से ज्यादा साधु संतों से संवाद करें, भारतीय दर्शन को समझें। हर सुबह स्वामी वामदेव अपने शिष्य को यानी अमित शाह को एक हाथ से लिखी हुई पर्ची दे देते थे। उस पर्ची को लेकर अमित शाह को रोज अलग अलग संतों के पास जाना होता था। स्वामी जी ने पैरवी लगाई, लेकिन किसी पद या वित्तीय फायदे के लिए नहीं लगाई। उन्होंने पैरवी लगाई थी कि ज्ञान के लिए या सनातन धर्म की जड़ों को समझने के लिए अमित शाह रोज किसी नए संत के पास जाएंगे, समय बिताएंगे, भंडारे में खाएंगे और दक्षिणा जमा करेंगे, और इसमें संत उनकी मदद करेंगे। क्या आपको पता है कि उन दक्षिणा के पैसों का अमित शाह ने किया क्या होगा? सोचिए। उन्होंने उन्हीं सिक्कों को जमा करके एक साइकिल खरीदी ताकि कुंभ के हर रूप का अवलोकन कर सके। हमने आपको शुरू में बताया कि वो साइकिल से कुंभ में घूमा करते थे। उसी साइकिल से वो कुंभ में घूमते थे जो उन्होंने दक्षिणा के पैसे इकट्ठा किए थे। हरिद्वार के 1986 वाले कुंभ में 21 साल के नौजवान युवक के तौर पर संतों के बीच रहकर अमित शाह ने भविष्य के भारत की सोच रखी थी। ये एक रोचक किस्सा है। जब ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया के शिविर में उनका जाना हुआ, एक दिन उनके शिविर से अमित शाह को 10 रुपए मिले। उस शिष्य ने उन रुपयों से अपने गुरु स्वामी वामदेव के लिए एक सुंदर हार खरीदा। गुरु के प्रति यही निष्ठा और समर्पण अमित शाह को आज देश का
दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता बनाता है। चाणक्य, शंकराचार्य और सावरकर जैसी हस्तियां आज उनकी विचारधारा को साहस और रणनीति देती है। स्वामी वामदेव, जो राम मंदिर आंदोलन के भी स्तंभ थे, उन्होंने अपने शिष्य को नए भारत के लिए तैयार किया था। और संयोग देखिए कि जिस वर्ष यानी 1997 में स्वामी वामदेव ने अपने शरीर को त्यागा, उसी वर्ष अमित शाह पहली बार विधायक भी बने। आज अमित शाह की आंखों में एक तरीके से जब आप देखेंगे तो भारत के लिए मर मिटने का जज्बा दिखता है। वो भारत में रहने वाले देशद्रोहियों के लिए काल बन चुके हैं। वो सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शाह ने अपनी रणनीति से ही भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है और हर वो काम किया है जिसकी कल्पना भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कभी नहीं की थी। अमित शाह की ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से क्या सीखते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइएगा।